कभी सोचा है कि भाप से यानी स्टीम से आखिर इतनी बिजली बनती कैसे है? ये वो सवाल है जिसका सामना हर पावर प्लांट का इंजीनियर करता है। और इसका जवाब एक बहुत पुरानी डिजाइन की टक्कर में छिपा है। ये कहानी है एक टरबाइन को घुमाने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों की। देखिए, ये कोई छोटे मोटे इंजन नहीं है। ये बहुत विशाल मशीनें होती हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती हैं। और जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, इनके अंदर की बनावट कमाल की है। इसी मेटल के बने दिल के अंदर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफी टकराती हैं। एक है इम्पल्स और दूसरी है रिएक्शन। तो असली चुनौती है क्या? सीधी सी बात है, जो हाई प्रेशर स्टीम है उसकी गर्मी और दबाव को पकड़ना और उसे बिना बर्बाद किए घुमाने वाली ताकत यानी रोटेशनल मोशन में बदलना, यही सबसे बड़ा मकसद है। यहां पर ऊर्जा की हर एक बूंद कीमती है। देखिए, इंजीनियर हमेशा एक परफेक्ट दुनिया का सपना देखते हैं, जिसे वो आइसेंट्रोपिक कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस, कोई बर्बादी ना हो। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं। घर्षण है, गर्मी है, टर्बुलेंस है, ये सब हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी चुरा लेते हैं। और बस इसी नुकसान को कम से कम करने की कोशिश ने हमें दो अलग अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों तरीकों को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, इम्पल्स टरबाइन को ऐसे सोचिए जैसे पानी की एक तेज धार सीधी किसी फिरकी या पिन व्हील पर मारी जाए, एकदम सीधा असर, प्योर फोर्स। और फिर आता है रिएक्शन टरबाइन, जो बिल्कुल उल्टा है। ये बगीचे में लगे उस स्प्रिंकलर की तरह है जो पानी को बाहर फेंक कर खुद घूमता है। मतलब एक धक्का देता है और दूसरा पीछे की तरफ धकेलने वाली ताकत से घूमता है। चलिए, पहले डिजाइन को जरा करीब से देखते हैं। इम्पल्स टरबाइन का पूरा खेल भाप की स्पीड उसकी वेलोसिटी पर टिका है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि असली काम ब्लेड के घूमने से पहले ही हो जाता है। भाप को एक फिक्स्ड नोजल से गुजारा जाता है जो उसके सारे प्रेशर को स्पीड में बदल देता है। इससे एक सुपरफास्ट जेट बनता है और बस फिर उसी जेट से ब्लेड को धक्का दिया जाता है। तो इसे 3 स्टेप्स में सोचते हैं। पहला, प्रेशर बाहर, स्पीड अंदर। भाप को एक नोजल से निचोड़ा जाता है। दूसरा, एक सुपरफास्ट जेट तैयार हो जाता है। अब हमारे पास भाप की एक ताकतवर धार है। और तीसरा, सीधा इंपैक्ट। ये जेट ब्लेड से टकराता है और उन्हें घुमा देता है। सिंपल, पावरफुल और एकदम डायरेक्ट। और यही इम्पल्स डिजाइन का गोल्डन रूल है। जब तक भाप घूमने वाले ब्लेड तक पहुंचती है, तब तक उसके प्रेशर में कोई खास बदलाव नहीं होता। सारा का सारा प्रेशर पहले ही स्पीड में बदला जा चुका होता है। खेल तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो डिजाइन जो फिजिक्स के एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करता है। यहां पर घूमने वाले ब्लेड सिर्फ धक्का खाने के लिए नहीं बैठे रहते। नहीं, वो तो एनर्जी बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में एक्टिव हिस्सेदार हैं। ऐसा सोचिए कि हर ब्लेड खुद एक छोटा उड़ता हुआ नोजल है, बिल्कुल उस स्प्रिंकलर की तरह। वो स्टीम को एक तरफ धकेलते हैं और खुद को दूसरी तरफ। तो यहां पूरी प्रोसेस ही अलग है। प्रेशर एक झटके में नहीं गिरता, ये धीरे धीरे गिरता है, फिक्स्ड ब्लेड्स में भी और घूमने वाले ब्लेड्स में भी। जैसे ही भाप घूमने वाले ब्लेड से गुजरती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। और ठीक यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम काम आता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। भाप बाहर निकलती है और ब्लेड घूम जाता है। और ये देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाती है। इम्पल्स में सारा प्रेशर ड्रॉप एक ही जगह एक ही बार में होता है, फिक्स्ड नोजल में। जबकि रिएक्शन में ये काम फिक्स्ड और घूमने वाले ब्लेड के बीच बट जाता है। यही वो बुनियादी फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। तो एक इंजीनियर के तौर पर फैसला कैसे लिया जाए? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एफिशिएंसी, यानी दक्षता। तो यही वो एक सवाल है जो हर डिजाइन के फैसले के पीछे होता है। स्टीम के हर एक मॉलिक्यूल से ज्यादा काम कैसे निकाला जाए? कौन सा डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट है? अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका निचोड़ ये है, इम्पल्स टरबाइन तब सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जब उसके ब्लेड की स्पीड भाप की स्पीड से लगभग आधी हो। लेकिन रिएक्शन टरबाइन तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसके ब्लेड्स की स्पीड लगभग भाप की स्पीड के बराबर हो। और अगर हम गणित को देखें तो कागज पर रिएक्शन डिजाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है। और यहीं पर असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। कोई एक सबसे अच्छा डिजाइन है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी काम के लिए कोई एक सबसे अच्छा औजार नहीं होता। सब कुछ हालात पर निर्भर करता है। क्या भाप का प्रेशर बहुत ज्यादा है? क्या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है? हर सिचुएशन के लिए एक अलग जवाब की जरूरत होती है।
तो चलिए देखते हैं कि असली दुनिया में उन विशाल टरबाइनों में इस दुविधा को कैसे सुलझाया गया है जो हमारी दुनिया को पावर देती हैं। तो इंजीनियरों ने आखिर किसे चुना, इंपल्स को या रिएक्शन को? जवाब है किसी एक को नहीं, उन्होंने दोनों को चुना। उन्होंने समझा कि सबसे अच्छा तरीका एक को चुनना नहीं बल्कि दोनों को मिलाना है। आज की टरबाइनें असल में बहुत स्मार्ट हाइब्रिड होती हैं जो हर डिजाइन का इस्तेमाल ठीक वहीं करती हैं जहां वो सबसे अच्छा काम करता है। ये एक शानदार स्ट्रैटेजी है। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। रेस की शुरुआत करता है इंपल्स स्टेज, उनका सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ धावक जो भाप के शुरुआती हाई प्रेशर झटके को झेलता है। फिर जैसे ही भाप थोड़ी थक जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, वो बैटन को ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन स्टेज को सौंप देते हैं ताकि ऊर्जा की हर आखिरी बूंद को भी निचोड़ा जा सके। आखिर में ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की एक जीत है। दो अलग अलग ताकतों को एक साथ लाकर एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो किसी भी एक अकेले डिजाइन से कहीं ज्यादा कुशल है, और एफिशिएंसी में यही वो बढ़ोतरी है जो हमारे घरों की बत्तियां जलाए रखती है। तो इंपल्स और रिएक्शन, दो बिल्कुल सीधे साधे विचार जो एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को पावर दे रहे हैं। ये अपने आप में एक कमाल की विरासत है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, आगे क्या? टरबाइन एफिशिएंसी में अगला बड़ा बदलाव कहां से आएगा? क्या वो नए मटेरियल से आएगा जो और भी ज्यादा गर्मी झेल सके, या फिर एआई से डिजाइन हुए ब्लेड्स से जो हवा और भाप के बहाव को ही बदल कर रख देंगे? भविष्य की पावर शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है।